Hello and welcome to Academic Express YouTube channel. I am Kundan Singh. Today we are going to discuss the daily economy news and economic terms of 11th July 2020. For PDF you can join my Telegram channel. Here is the link and this is the logo of my Telegram channel. So आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़ एंड इकोनॉमिक टर्म्स 11 जुलाई 2020 का। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो पहला आर्टिकल आता है वो है इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स डाउन टू 34.7%। यहाँ पे दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स ये क्या चीज़ होता है सॉरी पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स ये क्या होता है, देखिए इसको बेसिकली बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो आईआईपी होता है यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रिलीज़ कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइज करता है, हर महीने यानी कि मंथली बेसिस पे करता है। और एक से दूसरे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो रिलीज़ होता है उसका बीच में 6 हफ्ते का जो है टाइम लैग होता है। ठीक है, 6 हफ्ते का यानी कि ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलीज़ करता है क्या? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हर महीने रिलीज़ करता है। ठीक है, ये इंडेक्स क्या शो करता है? द इंडेक्स शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स। ये तरह तरह के इंडस्ट्री ग्रुप्स में किस तरीक़ा से ग्रोथ हो रहा है हर महीने इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, हर महीने में वो दर्शाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो दिखाता है कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो दिखाता है कि कितना ग्रोथ हुआ, क्या हुआ, इसका बेस ईयर किस चीज़ को लेकर चलता है? तो 2011-12 को जो है ये बेस ईयर में लेता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 2011-12 को ये बेस ईयर में लेता है। डाटा कहाँ कहाँ से सोर्स किया जाता है? तो डाटा सोर्स किया जाता है फ्रॉम 14 एजेंसीज़, 14 सोर्स एजेंसी से जो है डाटा सोर्स किया जाता है फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स से। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा जो सोर्स है डाटा का वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 407 आइटम्स का ग्रुप बनाकर वो काम करता है। ठीक है, उसका वो निकालता है डाटा, जिस इस 407 में से 322 आइटम जो है अकेले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही दे देता है उसको, जो कि 47.54% तक का जो है वेट रखता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कंपोनेंट्स। तो देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो कंपोनेंट्स है ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। कौन कौन सा? तो नंबर 1 में माइनिंग, फिर है मैन्युफैक्चरिंग और फिर है इलेक्ट्रिसिटी। और यूज्ड बेस्ड सेक्टर का अगर बात करें तो बेसिक गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है ये डाटा निकालता है। कौन निकालता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो कोर इंडस्ट्री से बहुत सुनते होंगे आप, 8 कोर इंडस्ट्री, तो वो भी जिसका भी डाटा जो कौन निकालता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। द कोर इंडस्ट्रीज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन कौन सा है? सो द 8 कोर इंडस्ट्रीज comprises 40.27% ऑफ वेट ऑफ द टर्म्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो डाटा निकलता है उसका 40.27% हिस्सा जो है 8 कोर इंडस्ट्री अकेले ही लेकर रखता है। 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। और आईआईपी में ये लोग कितना जगह लेते हैं, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये 8 चीज़ कितना जगह लेते हैं? कोल लेता है 10.33%, क्रूड ऑयल लेता है 8.98%, नेचुरल गैस लेता है 6.88%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स लेते हैं 28.04%, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। फर्टिलाइजर्स का है 2.63%, स्टील का है 17.92%, सीमेंट का है 5.37% और इलेक्ट्रिसिटी का है 19.85%। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद है स्टील का। ठीक है, और सबसे कम आता है फर्टिलाइज़र का, इसका 2.60% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो डाटा तो देता है, ये डाटा कौन यूज़ करता है? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द फैक्ट्री प्रोडक्शन डाटा जो ये देता है इज़ यूज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि कौन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, प्राइवेट फर्म्स एंड एनालिस्ट्स है,
जो एनालाइज करते हैं प्रोडक्शन किस तरीक़ा से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कहाँ पे नहीं कर रहा है, ये लोग भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जो है डाटा को यूज़ करते हैं अमॉन्ग अदर फॉर एनालिटिकल पर्पज़, ठीक है। उसके बाद द डाटा इज आल्सो यूज टू कंपाइल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना होना चाहिए उस पर भी प्रभाव डालता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्वार्टरली बेसिस, यानी क्वार्टरली यानी 6 मंथ, सॉरी 3 मंथ, क्वार्टरली यानी 3 मंथ, ठीक है, यानी 3 मंथ के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, ये सब हम बता दिए आपको कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, कौन यूज़ करता है, क्या क्या उसके अंदर में आता है, क्या क्या वेटेज है, क्या बेस ईयर है उसका, इसका मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये आज न्यूज़ में क्यों है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन न्यूज़ में क्यों है। चलिए इसका बात करते हैं। ये न्यूज़ में बेसिकली इसलिए है क्योंकि चूँकि जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हुआ क्या है कि ऐसा अभी डाटा निकाला गया है, डाटा में मालूम क्या चला है कि द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेटल डाउन टू 88.4% इन मई के महीने में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने पिछले साल से इस साल में 88.4 पे आ गया है। पिछले साल ये था 135.4 और इस साल हो गया ये मई के महीने के लिए, केवल और केवल मई महीने के लिए हो गया 88.4। ये कितना का कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें, तो बिल्कुल इसमें 34.7% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली फॉर द मंथ ऑफ मे, याद रखिएगा ओनली फॉर द मंथ ऑफ मे। हालांकि गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जो डाटा है केवल मई का जो डाटा है, ये IIP डाटा जो निकाला गया है, ये इंडिकेट करता है ग्रेडेड पिकअप को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, इकोनॉमी में जो है ग्रेडेड पिकअप हो रहा है, मतलब एक ग्रेड के दर से पिकअप हो जा रहा है, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो श्रंक किया है 18.3% से ईयर ऑन ईयर इन मार्च, ठीक है। जब लॉकडाउन को अनाउंस किया गया था तब 18.3% से ईयर ऑन ईयर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है श्रंक, यानी कि कमी कटौती हुई है उसमें। लेकिन जिसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरीके से अप्रैल महीने में देखा गया, ठीक है। अच्छा, इन May last year the industrial production output has risen to 4.5%। 2019 में मई के महीना में इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है 4.5% के दर से बढ़ रहा था। हालांकि इस बार लॉकडाउन आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो बहुत कमी आ गया, बहुत घटा दे, नॉर्मल सा बात है कि हाँ भाई आएगा, वो तो नॉर्मल चीज़ है। Due to nationwide lockdown, majority of the industrial sector establishment had an impact such as जरा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सॉ 68.5% स्लाइड इन मई के महीने में, ये जितना भी डाटा दिखा रहे हैं मई के महीने के लिए। हाँ, कैपिटल गुड्स में 64.3% का डाउनग्रेड हुआ। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, बोला था ना आपको क्या क्या चीज़ पड़ता है, ये देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सभी चीज़ों का डाटा का मैं कितना कटौती हुआ मई के महीने में, ये दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में 15.4% का ड्रॉप हुआ है, माइनिंग में 21% का ड्रॉप हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% का ड्रॉप हुआ है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स फॉल्स बाय 11.4%। इस तरीके से किसमें कितना फॉल हुआ है, यही जो है ये आर्टिकल बता रहा है। तो मेरा ये आर्टिकल उठाने का बेसिकली मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखा हूँ, क्यों रखा हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस इसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का जिक्र हुआ है, इसलिए मुझको इस आर्टिकल को लेना पड़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है। बिल्कुल, देखिए डिबेंचर्स क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से पहले जानना होगा कि डिबेंचर्स क्या होता है ना। सॉरी, देखिए ए डिबेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। याद रखिएगा डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन होता है, जो बहुत ही टिपिकल फॉर्म का होता है, जो कि एक कंपनी जिसको अवेल कर ले सकती है। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होता है, जो भी पार्ट हो डिबेंचर का, फर्दर अगर कोई और पार्ट भी हो वो भी लॉन्ग टर्म ही होगा। डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स कुछ नहीं है बल्कि ये एक, जैसे मान लीजिए हम इशू कर रहे हैं किसी कंपनी को, या फिर हम किसी कंपनी को पैसा दे रहे हैं और उसके बदले में वो कंपनी क्या करेगी, मेरे को प्रॉमिस कर रही है कि वो मेरे को इंटरेस्ट रेट देगी, इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है।
इसको पढ़ लीजिए। डिबेंचर्स आर नथिंग बट यू आर इशूइंग और लेंडिंग मनी टू द कंपनी। इन रिटर्न द कंपनी प्रोमिसेस यू विद द इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आप कंपनी को दे रहे हैं पैसा और उसके बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट रेट देगी। यह है डिबेंचर्स बेसिकली। अब हम लोग बात करते हैं कितने तरह के डिबेंचर्स है। जी हाँ बिल्कुल, डिबेंचर्स दो तरह के, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। आज के आर्टिकल में किसका बात हुआ? आज के आर्टिकल में बात हुआ है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का। हम लोग बात करेंगे दोनों का। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होता है? एक कन्वर्टिबल डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। आपको पहले ही बोले कि डिबेंचर्स का मतलब ही है लॉन्ग टर्म, तो चाहे वो कन्वर्टिबल हो चाहे वो नॉन कन्वर्टिबल, दोनों ही जो है लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर भी एक लॉन्ग टर्म डिबेंचर है। कौन इशू करता है? इशूड बाय ए कंपनी डेट हैज़ ए स्टॉक कन्वर्सन ऑप्शन। देखिए कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट हो जाना, यानी कि इससे साबित हो रहा है कि ये कुछ ऐसा, ये एक ऐसा ये है डिबेंचर जो कि कन्वर्ट हो सकता है। तो वही सिंपल सा मतलब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है इशूड बाय ए कंपनी डेट हैज़ ए स्टॉक कन्वर्सन ऑप्शन, जो कि फर्दर एक टाइम स्टिपुलेटेड टाइम आने के बाद स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिबेंचर जो है स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इससे होता क्या है? इन्वेस्टर्स गेन बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलता है उनको, और उनके पास यह भी ऑप्शन रहता है कि वो अपने जो डेब्ट जो डाले हैं उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं लोन टू इक्विटी में। जो अपना लोन दिए थे वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में। इफ़ द स्टॉक प्राइसेस राइजेज ओवर टाइम, हम अगर देखें कि हाँ स्टॉक प्राइस का दाम बढ़ रहा है तो हम अपने लोन को जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, और इसी कन्वर्ट कर सकते का ऑप्शन देता है ये, इसलिए इसका नाम है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इसमें होता क्या क्या है? द लेंडर विल एंजॉय द फिक्स्ड कूपन इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स। फिक्स्ड कूपन इंटरेस्ट तो मिलता ही है उस डिबेंचर में। आफ्टर दैट अर्निंग विल बी बेस्ड ऑन द प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक ऑन द डिविडेंड और द डिविडेंड इनकम यू रिसीव। अगर आप इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो है स्टॉक के जो दाम है उस बेसिस पे आपको डिविडेंड या फिर प्राइस मिलेगा। ये प्रॉफिट है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर यूजुअली अनसिक्योर्ड बॉन्ड। याद रखिएगा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है, और लोन्स मीनिंग दैट देयर आर नो अंडरलाइंग कोलैटरल कनेक्टेड टू द डेब्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो ये हो गया मेरा पूरा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का। देखिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो है ये बेसिकली नॉन कन्वर्ट होएगा, मतलब ये जो पहले वाला कन्वर्टिबल था वो कन्वर्ट होता था किस में? स्टॉक में, लेकिन ये जो है कन्वर्ट नहीं होगा। सो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द शेयर्स और इक्विटीज़। हाँ भैया, इसका नाम ही है नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर यूज्ड एज ए टूल टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स। हम पहले ही बोले डिबेंचर्स का मतलब ही है लॉन्ग टर्म, तो चाहे नॉन कन्वर्टिबल हो चाहे कन्वर्टिबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। बाय कंपनीज थ्रू अ पब्लिक इशू। ठीक है, पब्लिक इशू करके जो है कंपनी लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती है टू कॉम्पेंसेट फॉर इज ड्रॉबैक ऑफ नॉन कन्वर्टेबिलिटी। देखिए इस लाइन का मतलब है चूंकि ये नॉन कन्वर्टिबल है तो कंपनी क्या करती है? बेसिकली इस टाइप के डिबेंचर्स में ज़्यादा रिटर्न देती है। देखिए लेंडर्स आर यूजुअली गिवन हायर रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर टू कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल में ऑप्शन होता है कि ये स्टॉक में आप कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसमें जो है रिटर्न ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है हायर रेट ऑफ रिटर्न होता है नॉन कन्वर्टिबल में। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि किस इन दोनों में से अमॉन्ग द फोर किस में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर मिलता है। और बेसिकली इसका जो मैच्योरिटी होता है वो 90 डेज़ का होता है। नॉन कन्वर्टिबल का मैच्योरिटी जो है वो 90 डेज़ का होता है। ठीक है, ये समझ गए। तो यही था कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बेसिकली इस आर्टिकल में नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के बारे में पूछा था। ये आर्टिकल बेसिकली बता रहा है कि टोरंटो पावर जो है वो शेयर होल्डर्स 6 शेयर होल्डर से पूछेगा, बातचीत करेगा ताकि वो 2000 करोड़ रुपए रेस कर सके थ्रू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। शेयर होल्डर से बात करने के बाद ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रेस करके 2000 करोड़ रुपए तक 2000 करोड़ रुपए तक का जो है पैसा रेस करना चाहता है। कौन? टोरंटो पावर। तो इसमें चूंकि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आया था तो हम सोचे कि पूरा पूरा डिबेंचर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स कितने तरह का होता है, दोनों में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, समझ गए। अब देखिए डिबेंचर्स भी एक तरह से लोन्स या कुछ भी हुआ और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कन्वर्टेबल में, वो कन्वर्ट हो जा रहा है स्टॉक में यानी शेयर में। तो अब आप डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिएगा कि डिबेंचर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंट क्या है। जो डिबेंचर जो होल्ड करते हैं उसमें और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है दोनों में। बड़ा अच्छा से मैं एक छोटा सा लगा दिया हूँ, इसको पढ़िएगा आप, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल है ये कि जो FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू रिमेन नेट सेलर्स ऑफ इंडियन डेब्ट। कंटिन्यू टू रिमेन नेट सेलर्स ऑफ इंडियन डेब्ट, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए
ये चार्ट आप देखिए, ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो में जो विदेश से जो पैसा जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों का। जनवरी के महीने में इतना डाउन गया, फरवरी में थोड़ा सा ऊपर आया, मार्च में इतना डाउन गया जब लॉकडाउन आया जिस महीने में, अप्रैल में इतना डाउन गया दोबारा, फिर मई में डाउन गया, फिर जून में डाउन गया, फिर जुलाई में भी डाउन जा रहा है, जैसे कि देख सकते हो। तो ये चार्ट बाकायदा दिखा रहा है कि कैसे करके जो है कन्वर्टिबल जो है फॉरेन पोर्टफोलियो जो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, न्यूज़ में क्या बोल रहा है। देखिए कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है कि जो मंथ ऑफ मार्च में देखा गया है कि हाईएस्ट मंथली आउटफ्लोज फ्रॉम डेब्ट्स हुआ है, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा अगर निकाले हैं, सबसे ज़्यादा निकला है मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लागू किया गया था। कितना निकाला गया है? $8 बिलियन निकाला गया है, समझे। बिकॉज किस लिए निकाला गया है, तो बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं इसीलिए निकाले हैं क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है उनको कंफर्टेबल ही नहीं लग रहा है कि वो भारत में पैसा लगाए कि नहीं लगाए। क्यों नहीं लग रहा है? फिजिकल सिचुएशन देख के भारत की सरकार, सेंट्रल सरकार और साथ ही साथ राज्य के सरकार का फिजिकल सिचुएशन देख के वो डर रहे हैं कि इसमें पैसा लगाना एक अनसर्टेनिटी है। कोविड के दौरान भारत में पैसा लगाना अनसर्टेनिटी, इसलिए ऐसा हो रहा है। और और उनका ये भी कहना है, किनका, जो ये सब बात जो बोल रहे हैं एनालिस्ट का, कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में बड़ा ही ठीक से काम नहीं किया गया, आरबीआई ठीक से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल नहीं किए हैं, और सेंट्रल बैंक जो है कई सारे देश के उनका भी दिक्कत है। इसके कारण ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है भारत से निकाल रहे हैं पैसा। और ऐसा नहीं कि भारत से कई कई जगह में निकाल के, आप देख सकते हैं कि गोल्ड का दाम कितने रैपिडली से इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? सभी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड का दाम इसलिए रैपिडली से इंक्रीज़ हो रहा है। आज 50,000 तक चला गया गोल्ड का वैल्यू जो है फॉर 10 ग्राम। तो इसीलिए, हालांकि अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग रिपोर्ट, द एग्रीगेट अमाउंट रेज्ड बाय द गवर्नमेंट सो फार ड्यूरिंग द करेंट फिजिकल इज ₹4.1 लाख करोड़, विच इज 64% हायर दैन द कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो न्यूज़पेपर में मुझे दिखी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको बताना है मेरे को इसके चीफ कौन है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ कौन है अभी बताना है आपको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफिशियली वार्नड दैट द ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि एक्सीड कर जाएगा 100% ऑफ द जीडीपी जो ग्लोबल जीडीपी है उससे 100% से एक्सीड कर सकता है। क्या? ग्लोबल पब्लिक डेब्ट कब? 2020-21 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वार्निंग वाला सिचुएशन ये IMF बोल रहा है। सेकेंड न्यूज़ है, यूनियन बैंक रिड्यूसेस MCLR। आप देख सकते हैं, कल भी मैं लेके आया था, परसों भी लेके आया था, कई सारे बैंक अपनी MCLR क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। क्या होता है ये? जिस दर पे बैंक लोन देता है, जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट दिखाता है ताकि जिस दर पे बैंक लोन देता है, समझे। तो यूनियन बैंक भी जो है इसको रिड्यूस कर दिया है 20 बेसिस पॉइंट से। BPS मतलब होता है बेसिस पॉइंट। देर रिवाइज्ड, देखिए ये यूनियन बैंक रिड्यूस तो किया है। अब उनका जो है 1 साल का जो MCLR है वो स्टैंड करता है 7.40% पे, 6 महीने के लिए स्टैंड करता है 7.25 पे, और 3 महीने के लिए स्टैंड करता है 7.10% पे। चलिए उसके बाद वाला न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट आपको याद रखना होगा, ये जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट है ये एक पार्ट है किसका? फिच रेटिंग्स का। बिल्कुल, फिच रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिच रेटिंग्स हुआ, मूडीज़ हुआ, IMF हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट हुआ, इन सभी के रिपोर्ट्स में जो जो चीज़ें बोली जाती है इंडिया के रिगार्डिंग, उसको पॉइंट को आपको याद करना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो ये भी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो है फिच रेटिंग्स का पार्ट है, सब पार्ट। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट, प्राइवेट बैंक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ड्रॉप बाय 15% इन फिस्कल ईयर 21। 15% के दर से प्राइवेट बैंक का जो प्रॉफिट है गिर सकता है FY21 में। ओके, इसके बाद वाला देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री। कल मैं बताया था आपको रिलायंस इंडस्ट्री अपना खुद का एक ऑयल शुरू करने जा रहा है, ऑयल का वो ब्रांचेस। तो उसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्री विल लोड इट्स फर्स्ट कार्गो वेनेजुएलन क्रूड इन 3 months दिस वीक in exchange for diesel under swap deal sorry। उसके बाद द गवर्नमेंट्स wheat procurement has touched at an all time record। देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि इस साल 2020-21 में वीट प्रोक्यूरमेंट के मामले में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा? बिल्कुल, यहाँ पे जरूर ध्यान से पढ़िएगा, मध्य प्रदेश सरपासिंग पंजाब। पहले पंजाब था वीट प्रोक्यूरमेंट के मामले में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वीट प्रोडक्शन के मामले में, वीट प्रोडक्शन के मामले तो शायद उत्तर प्रदेश है, वीट प्रोडक्शन के मामले में है ना, वीट में उत्तर प्रदेश ही है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। वीट प्रोडक्शन के मामले में मुझे जहाँ तक लगता है उत्तर प्रदेश है, प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन प्रोक्यूरमेंट के मामले में, प्रोक्यूरमेंट का और प्रोडक्शन में अंतर क्या है? वीट प्रोडक्शन तो कर रहा है एक स्टेट, लेकिन
गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा विट कौन दे रहा है, उस मामले में मध्य प्रदेश जो है पंजाब को सरपास कर दिया इस बार एज द कंट्रीज बिगेस्ट प्रोक्यूरिंग स्टेट। ठीक है, चलिए आज का सारा लेक्चर्स मेरे को बता दिया हूँ। अभी करते हैं दी एंड। थैंक यू। तो सारा का सारा PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।